चलो साहब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सभी का स्वागत है डे 2 में, जिसमें हम करने वाले हैं अगेन 3 चैप्टर। जिसमें हम पहला चैप्टर लेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड तीसरा और आखिरी जो आज का चैप्टर होगा वो होगा प्लानिंग मैनेजमेंट का फंक्शन नंबर 1। चलेगा? सो जैसा हमारा टारगेट था, कल हमने 3 चैप्टर खत्म किए, आज वापस 3 करेंगे और ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी। चलो साहब, क्योंकि चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा लेंथ में और क्वेश्चन भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जैसा अपन ने कल किया था कि सर हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, लेकिन उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं रोज ये बोलना भूल जाता हूं, इसलिए आज पहले ही बोल देता हूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आपको चाहिए कि पीडीएफ भी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो ये पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल है, आप लोगों के लिए बनाई है, तो मैं लेके जाऊंगा कहाँ। ठीक है, चलो साहब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो करते हैं सर शुरुआत। तो सबसे पहले बात आती है सर, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। तो आप समझे सर, एज अ कंज्यूमर जब आप किसी गुड्स को यूज कर रहे हो तो वो गुड्स आप तक पहुंचा कैसे, उसकी एक पूरी सर एक कहानी है। सर जब उस गुड्स को आप तक पहुंचाया गया, मतलब सर उसकी शुरुआत हुई होगी उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से, और मैन्युफैक्चर करने से भी पहले कुछ एक्टिविटीज होती हैं, से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो आजकल जो शादियों का ट्रेंड है उसमें कुछ 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है प्री वेडिंग, एक होती है ड्यूरिंग वेडिंग, और एक होती है पोस्ट वेडिंग। करेक्ट ना? वैसे ही मार्केटिंग को समझें सर। मार्केटिंग की शुरुआत कहां से हो जाती है? प्रोडक्ट के प्रोडक्शन होने से पहले से, जिसमें आता है सर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल की वेयर हाउसिंग। ये सारी एक्टिविटी भी मार्केटिंग का पार्ट है। तो पहले तो हुआ प्री वेडिंग, मतलब हमने प्रोडक्शन करने से पहले कुछ एक्टिविटीज करी, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। ये सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं? प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी। चलेगा? कुछ हम करते हैं ड्यूरिंग, हमने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, मतलब हमने एक प्रोसेस फॉलो करी, फिर हमने उस फिनिश गुड्स का वेयर हाउसिंग करा, स्टोरेज करा, पैकेजिंग करा, लेबलिंग करा, ये सारी चीजें, इसको बोलेंगे ड्यूरिंग। और कुछ होती है सर आफ्टर सेल सर्विसेज, लाइक गारंटी, वारंटी। तो ये सारी एक्टिविटीज, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना और उसके बाद भी कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ये सारी एक्टिविटीज मिलकर जो कॉन्सेप्ट बनता है उसको बोलते हैं मार्केटिंग। और इन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, लाइक इन सारी एक्टिविटीज के बारे में प्लानिंग करना, इन सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, इन सारी एक्टिविटीज का रियल जो रिजल्ट आएगा, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, इसको प्लांट के साथ कंपेयर करना, मतलब कंट्रोलिंग। इन सारी एक्टिविटीज का मैनेजमेंट कहलाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। बोलो समझते क्या? पक्का? जैसे अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे लिखा ना, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, प्राइसिंग, ये सारी एक्टिविटीज ही मिलकर बनती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या सर मार्केटिंग प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने से स्टार्ट होती है, उसके पहले भी हो जाती है? तो सर बिल्कुल ये ऐसा ना समझा जाए कि जब तक कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ना करें तब तक मार्केटिंग ट्रिगर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग तो सर प्री प्रोडक्शन के पहले से भी चालू हो जाती है और आफ्टर सेल के बाद भी चलती है। तो कल को अभी आगे जाकर पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सर सेलिंग का सिंपल सा, सेलिंग इज अ मियरली अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग में क्या करते हो आप? सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू सेलर, सेलिंग हो गई, खत्म। लेकिन क्या मार्केटिंग खत्म हो जाती? आंसर इज नो। प्रोडक्ट यहां तक पहुंचा कैसे, बना कैसे, वहां से मार्केटिंग चल रही है, और प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं। चले सर आगे आ जाते हैं। सर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला क्या होता है? नीड एंड वांट। मार्केटिंग की शुरुआत ही होती है कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करने से। दूसरा क्या लिखा है? क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स। एक बार रेड में जो लिखा है वो पढ़ लो बेटा। मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू कंप्लीट ऑफर फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड एक कंप्लीट ऑफर, कंप्लीट पैकेज तैयार करना ही कहलाता है मार्केट ऑफरिंग, जिसमें क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट की साइज, क्वालिटी, टेस्ट एटसेट्रा। ये सर कहलाता है मार्केट ऑफरिंग्स। सर कस्टमर वैल्यू, ऑलवेज ध्यान रखना है जो कस्टमर आपकी गुड्स को परचेस कर रहा है, सर्विसेज को अवेल कर रहा है,
और उनको अवेल करने में जो वो प्राइजेस पे कर रहा है एटलीस्ट उसको उतना सेटिस्फेक्शन तो मिलना, एटलीस्ट बोला, मिनिमम बोला मैंने, वो कहलाता है कस्टमर वैल्यू। और लास्ट लिखा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग के अंदर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा जिसमें दो पार्टीज होंगी, वन इज सेलर, सेकंड वन इज बायर। चलते हैं आगे। कल को अगर 1 मार्क में पूछे तो पूछ सकते हैं हु इज मार्केटर। तो मार्केटर का मतलब होता है सर इस एक्सचेंज में, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस एक्सचेंज प्रोसेस में जो पार्टी, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, जो पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है उसको हम बोलते हैं मार्केटर। चलेगा साहब, ये देखिए मार्केटिंग एंड सेलिंग में एक कंपैरिजन दिया गया है। और अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो देखो मार्केटिंग वाइडर टर्म होता है जबकि जो सेलिंग होता है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी बताया सेलिंग इज मियरली अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ट्रांसफर ऑफ टाइटल वर्सेस सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। सर सेलिंग में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जबकि मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल्स। सर सेलिंग से अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, वो बोलेगा कैसे, सेल्स को बढ़ाकर। जबकि मार्केटिंग से मैं पूछूं कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, वो बोलेगा मालिक कस्टमर को सेटिस्फाई करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। स्टार्ट एंड एंड, जो मार्केटिंग का स्टार्टिंग है, या उल्टा बोलें जो सेलिंग का स्टार्टिंग है विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन, वो मार्केटिंग का होता है एंड। मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सबसे आखिरी में करता है, जबकि सेलिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस पहले कर देगा, फिर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर को क्या बोल सकते हैं, बेंड करने की कोशिश करता है। चलेगा, तो ये कुछ डिफरेंसेस है, आप एक बार देख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन मालिक बिल्कुल बनेगा, वो भी केस स्टडी फॉर्म में बनेगा। तो ये है वो पहला एरिया मार्केटिंग का जहां पर आपको फोकस्ड रहना है। इनको बोलते हैं सर मार्केटिंग फिलॉसफीज। मार्केटिंग फिलॉसफी कितनी होती है मालिक, 5। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल या सोसाइटल मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं। करना है बस एक छोटा सा काम, इस पीडीएफ के अंदर आपको जो बुक्स भी दी गई उस नोट्स के अंदर आप देखेंगे जो भी मैंने यहां पर लिखा है बस आप इसको समझ कर जाइएगा। केस स्टडी जब भी आप पढ़ेंगे ये जो रेड ग्रीन लिखा है वही आपको केस स्टडी के अंदर लिखा मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो बस उसको पढ़ना और तुरंत उसको आप क्लिक कर लोगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट बनाए क्यों गए, तो ये सर मार्केटिंग फिलॉसफीज हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरीके से कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। पहली फिलॉसफी का नाम क्या है, प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा नाम से ही क्लिक हो रहा है ना कि सर ये कहीं ना कहीं फोकस करते होंगे क्वांटिटी पर, करेक्ट ना। क्या लिखा है देखो, इट वॉज बिलीव, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बिलीव करता है कि प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो तो वो बोलते हैं कि आप क्या करो, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करो। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से दो फायदे होंगे, एक तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी कम, और दूसरा आपका प्रोडक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ है तो आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी बहुत इजी अवेलेबल, आपका प्रोडक्ट छोटी छोटी दुकानों पर भी अवेलेबल हो जाएगा। सो ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ऐसा कौन बोलता है, चलो मालिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसका नाम है सर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वांटिटी वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। वो बोल रहे हैं कि सर अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है ना, आप टेंशन मत लो अवेलेबिलिटी की, लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। अगर आप में क्वालिटी है तो आपको अवेलेबल कराने पर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए और वही आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कारण बनेगा। बोलो चलेगा। तो क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं कि हम से फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ, जैसे उन्होंने पूछा कि हम एक स्कूल बैग बनाते हैं, हम स्कूल बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब हम सोच रहे हैं कि स्कूल बैग में ये चीजें और ऐड कर दी जाएं, लाइक हम साइड में एक पॉकेट डालेंगे जिसमें आप बॉटल रख पाएं, साइड में एक पॉकेट डालेंगे जिसमें ये कंपास बॉक्स, ऐसा कुछ भी। तो सर ये आप समझ रहे, ये फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट पर, और क्योंकि प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्वालिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट होगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ, चलेगा। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, अब भी बोला, बिकम द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए मालिक क्या करना है, आपको प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ढूंढना है। चलेगा साहब, अरे बोलो चलेगा क्या, पक्का।
चलो मेरे हिसाब से कोई तकलीफ यहां तक नहीं आनी चाहिए। ये था सेकंड। थर्ड क्या है बेटा? अच्छा, सेलिंग कॉन्सेप्ट बात करता है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी की ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी की। वो ये बोलता है कि सर क्वालिटी क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ानी है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सेल बढ़ाना पड़ेगा। और सेल बढ़ाने का तरीका वो क्या बोलते हैं? एग्रेसिव सेलिंग। आपको सेल करने के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे। क्या लिखा है एक बार? फर्म्स मस्ट अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। वो बोल रहा है क्वालिटी है नहीं है, टेंशन मत लो। अगर आपने एग्रेसिव तरीके से उसको बेचा, प्रमोशन के ऊपर खर्चा किया, तो ऑब्वियसली बात है सर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा बाय सेलिंग मोर क्वांटिटी। बोलो चलता क्या? बोलो चलता क्या? ये था कौन सा सर? सेलिंग कॉन्सेप्ट। अगला क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो क्या बोलता है कि सर हमें फोकस करना चाहिए कस्टमर की नीड पर। हम तो वो प्रोडक्ट बनाएं जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे, जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। और अगर आप वो चीज बना रहे हो जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करेगा, तो ऑब्वियसली बात है आप ऑटोमेटिकली बाय गिविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो, ऑल द डिसीजंस इन द फर्म आर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकम द फोकल पॉइंट। लास्ट क्या लिखा है? आइडेंटिफाई या नीड एंड फिल इट। सर सिस्टम की क्लियर मार्केटिंग का ये बोलता है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो और उसको फुलफिल करते जाओ। आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। हमने अभी तक 4 पढ़ लिए बेटा, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग। लास्ट बचता है, तो इसको सोसाइटल मार्केटिंग भी बोलते हैं और सोशल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ये सिंपल किसकी बात करता है? Hold that task of any organization is to identify the need and want of target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that long term well being of the consumer and society is taken care of। मतलब ये बात करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस एनवायरमेंट की प्लस सोशल बेनिफिट की, कि हम ऐसा कोई काम ना कर जाएं कि कल को कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो मान लो हो रहा है, लेकिन हम उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के चक्कर में एनवायरमेंट को लॉस कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। तो सोसाइटल मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस एनवायरमेंट। बोलो चलेगा? ये 5 हैं बेटा, इनमें से आपको एक के ऊपर केस स्टडी 101% मिलेगी ही मिलेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रोडक्शन का बाय, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो बाय मेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो उससे होगा क्या? इजी, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। अब ये टेबल भी आपकी एनसीईआरटी की ही है, इसमें पूरा 5 का एक कंपैरेटिव व्यू दिया गया है। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलेगा साहब, यहां से अगेन क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो है फंक्शंस ऑफ। पता है वो क्या करेंगे? केस स्टडी आपके सामने रखेंगे और आपको बोलेंगे कि इस केस स्टडी को पढ़कर कौन सा फंक्शन की बात हो रही है मार्केटिंग के, वो आप हमें आइडेंटिफाई करके बता दो। चलेगा? तो आओ सर करते हैं आइडेंटिफाई। सबसे पहला क्या होता है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सर मार्केटिंग की शुरुआत ही यहीं से होती है, उसका पहला फंक्शन है, आप ऐसा समझें, जिसमें वो क्या करेंगे? सर मार्केट से कस्टमर की नीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करने वाले हैं? गैदर करने वाले हैं। और गैदर करके क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। चलेगा साहब। सेकंड क्या लिखा है? So develop a appropriate marketing plan so that marketing objective of the organization can be achieved। जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को अचीव करना तो पहले उसके लिए क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। तो हमने सेकंड में क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग प्लानिंग। तीसरा क्या लिखा? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। आजकल डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपका डिजाइनिंग भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। वो होता सर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर क्या होता साहब? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। मेरा थोड़ा सा फेवरेट है ये, अगर चारों में कंपेयर किया जाए तो मैं अगर क्वेश्चन कल को पूछता तो यहां से पूछता। सर आप समझो, पता है वो शब्द क्या यूज करने वाले हैं एग्जाम में, मतलब केस स्टडी में? वो शब्द आपको यूज करेंगे ये, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। जब भी आपको अपने प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी चाहिए हो, कंसिस्टेंसी चाहिए हो, ये तो चाहिए पड़ेगी। सर आप ये चाहते हैं कि मेरे जितने भी यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं सारी की सारी एक जैसी होनी चाहिए,
ऐसा नहीं पहले था तो वो अलग टेस्ट का था, अलग साइज का था, दूसरा बनाया तो वो अलग टेस्ट, तो फिर वो टेंशन हो जाएगी, थोड़ा सा इश्यूज आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लो और सारे प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड पर ही प्रोड्यूस करो, यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन हो जाए। तो कल को वो बोले यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी, तो आंसर हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रेडिंग। क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसकी साइज हो सकती है, वो उसकी क्वालिटी हो सकती है, अगर ऐसे किसी फैक्टर पर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेडिंग। स्कूल्स में आपके साथ होता आया है, आप ए ग्रेड में हो, वो बी ग्रेड में, आप उन्होंने ग्रेडिंग कैसे करी, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वहां यहां पर ये यूज हुआ है, यहां पर ऐसा कुछ यूज होगा कि हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेडिंग। चलेगा, देखो उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी साइज और एटसेट्रा, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी फीचर के बेसिस पर आप कर सकते हो। चलेगा क्या, अरे बोलते चलो, बिल्कुल चलेगा सर। अगला क्या आता है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग दी पैकेज ऑफ दी प्रोडक्ट। जिस चीज प्रोडक्ट को आप सप्लाई करने वाले हो, सर्व करने वाले हो, उसका जो पैकेट होता है उसी को हम जनरली बोलते हैं उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग, इसको साइलेंट सेल्समैन भी बोला जाता है। चलेगा सर। लेबल क्या होता है, सर लेबल वो चीज है जो अपने ऊपर या अपने अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा रिलेटिंग टू दैट प्रोडक्ट। आप देखते हो ना, एक लेबल चिपका होता है किसी प्रोडक्ट पर जिस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी, हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट, है ना, वेज है कि नॉन वेज है, सारी इंफॉर्मेशन वो होती है सर उसकी लेबलिंग। अगला क्या लिखा है सर, ब्रांडिंग। आपने ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि आपको अपने गुड्स को, सर्विसेज को जेनरिक नेम से बेचना है मार्केट में या स्पेसिफिक नेम से। डिसीजन बिटवीन जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम ही बोलते हैं, ही कहलाता है ब्रांडिंग। बोलो समझ में आता है ना। जेनरिक नेम क्या होता है, नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, से फैन, पेन एटसेट्रा। तो अगर मैंने जेनरिक नेम से बेचना और मैं पेन बेच रहा हूं तो मैं इसको क्या बेचूंगा, पेन के नाम से। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं यार, मैं ये चाहता हूं कि मेरा पेन दूसरे के पेन के कंपेयर में क्या रहे, डिफरेंट, अलग से आइडेंटिफाई किया जाए, तो मैं इसको बोल दूंगा सेलो। तो ये उसका क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम। सेलो जैसे ही मैंने बोला, मैंने उसकी कर दी है ब्रांडिंग। बोलो चलेगा। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये तो बहुत जरूरी है सर। आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कल को कस्टमर को कोई भी कंप्लेन होती है, ग्रेवेंसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस बनानी पड़ेगी। अगला क्या होता है, प्राइसिंग ऑफ दी प्रोडक्ट। प्राइस का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए कस्टमर को क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट ही कहलाता है उसकी प्राइस। अच्छा, प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कल को कम प्राइस रखी तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ज्यादा रखी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सही करेक्ट प्राइसिंग। तो ये भी बेटा एक फंक्शन है मार्केटिंग का, ये हम ये अभी आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, वो सारे काम, वो सारे टूल्स जो आप यूज करने वाले हो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कस्टमर को पता चले। उसके लिए आप जो जो भी काम करोगे वो सारे कहां पर आते हैं, प्रमोशन के अंदर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सो बेसिकली मूवमेंट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है, मूवमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। उसके अंदर जो कहानी आएंगी वो होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ही तो हेल्प करे ना आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलेगा सर। स्टोरेज एंड, सर हमेशा देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। भाई प्रोडक्शन और कंजम्पशन में क्या है, टाइम गैप है। ऐसा थोड़ी होता कि मैंने आज प्रोड्यूस किया आज ही कंज्यूम हो जाएगा। तो सर ये टाइम गैप है, तो इसको अब कैसे मेंटेन करें, तो उसके लिए हमने क्या चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए। तो वो होता है सर वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। चलेगा क्या। चलो साहब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है सर मार्केटिंग मिक्स। सर सबसे पहले तो ये समझें कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, वो जरूरी है बेटा। क्या होता है मार्केटिंग मिक्स।
सर मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। क्या बोला मैंने? मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज करूंगा वो कॉम्बिनेशन टूल कहलाएगा मार्केटिंग मिक्स। जैसे से फॉर एग्जांपल आप अपना जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए आप जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ टूल यूज करोगे उसको बोलेंगे रिजल्ट मिक्स। ऐसा अपन बोल सकते हैं। वैसे ही होता है सर मार्केटिंग मिक्स। इसमें कितने टूल आते हैं? 4। कौन कौन से? जिसको आप 4 P's भी बोलते हो, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चलेगा? और इस चैप्टर में इन चारों ही चीजों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन है, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो जाता है और इंपॉर्टेंट तो वैसे भी है ही। चलेगा? आइए साहब बात करते हैं कि सबसे पहले आ जाते हैं सर, ये रहे देखो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ठीक है साहब। सबसे पहले आ रहे हैं सर हम किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? मींस गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। सर कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज या कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में आप सर्व करते हो या कर सकते हो और जो वैल्यू कहीं ना कहीं रखती है, उसको ही हम बोलते हैं सर क्या? प्रोडक्ट। चलेगा? सर प्रोडक्ट में कुछ तो और भी इन्वॉल्व होता है। सर प्रोडक्ट में आता है बेनिफिट ऑफर्ड बाय दी प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई बेनिफिट है, जैसे आप बोलते हैं ना क्लोजअप से अगर ब्रश करते हो तो मिलेंगी आपको ताजा सांसें, तो ये हो गया उसका बेनिफिट, तो वो भी प्रोडक्ट के अंदर ही आता है। इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विस। बेटा आफ्टर सेल सर्विस भी किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट के अंदर ही आता है। चलेगा साहब, आगे बढ़ जाते हैं। सर प्राइस का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हमने बोला कि प्राइस का मतलब वो अमाउंट जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, परचेज करने के लिए। बहुत शानदार। सर प्लेस का क्या मतलब होता है? प्लेस बेसिकली बात करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारी एक्टिविटीज की जो आपके फर्म के प्रोडक्ट को अवेलेबल करेगी टारगेट कस्टमर मार्केट तक। चलेगा साहब। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूज्ड बाय फर्म टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट गुड्स और सर्विसेज। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? प्रमोशन के अंदर। अब प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है ब्रांडिंग। जैसा मैंने बोला ब्रांडिंग का मतलब यही होता है कि सर आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को जेनरिक नेम से मार्केट में लॉन्च करना है या स्पेसिफिक नेम से। से फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी जो जो फैन बनाती है, पंखे। अब मुझे डिसाइड करना है कि यार मैं इसका अच्छा जेनरिक नेम क्या है? पंखा, फैन। तो मैं डिसाइड कर रहा हूं कि यार मैं इस पंखे को लॉन्च करूं, एक काम करता हूं पंखे के नाम से ही कर देता हूं। तो ये मैंने चूज क्या किया? जेनरिक नेम। लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, मैं पंखे को जेनरिक नेम से नहीं स्पेसिफिक नेम दूंगा ताकि वो मार्केट में दूसरे पंखे से क्या हो जाए? डिफरेंशिएट हो जाए, अलग हो जाए। तो मैंने उसको नाम दे दिया क्रम्पटन, फिलिप्स, बजाज, उषा, सूर्या, हाँ, SIC। हाँ करेक्ट। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ना? सो डिसीजन बिटवीन ब्रांड नेम और यू कैन से स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम, वो कहलाता है ब्रांडिंग। चलेगा साहब। जेनरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ होल क्लास, जिससे सारी क्लास जानी जाती है उसको बोलते हैं हम जेनरिक नेम। बेटा ये कुछ 4 बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो अपन को देखना है। पहला होता है ब्रांड, दूसरा होता है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। अब समझिएगा सर, ब्रांड क्या हो सकता है? सर कोई नाम हो सकता है, कोई टर्म हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे आपके सामने देखो कॉम्बिनेशन मैंने लिया है होंडा का, उन्होंने एक नाम भी लिया है और एक देखो साइन सिंबल टाइप का भी लिया, विंग जो है। आप ब्रांड किसी भी चीज को बना सकते हो, किसी नाम को बना सकते हो, किसी टर्म को बना सकते हो, किसी साइन को बना सकते हो, किसी सिंबल को, किसी डिजाइन को, या इनके किसी कॉम्बिनेशन को। वो होता है ब्रांड। ब्रांड नेम क्या होता है? सर ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। सर ब्रांड मार्क क्या होता है? सर जिसको बोल नहीं सकते, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे जहां भी आधा विंग दिखेगा तो थोड़ा लगेगा कि यार ये होंडा का होना चाहिए, तो वो होता है ब्रांड मार्क। और जब आप ब्रांड मार्क को बेटा लीगली रजिस्टर्ड करा देते हो तो वो होता है ट्रेडमार्क। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां आपको मिलेगा। जब वो लीगली रजिस्टर्ड करा देते हैं तो वो आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इज ट्रेडमार्क। चलेगा। अब ब्रांडिंग के फायदे क्या क्या हैं? तो फायदे 2 लोगों को होते हैं, एक तो मार्केटर को, दूसरा बायर को। चलो
मार्केटर्स को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहला फायदा क्या होता है कि ब्रांडिंग होने से उसके प्रोडक्ट को आप इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं पंखा की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, बजाज के पंखे की बात कर रहे हैं, वो हमारा है, सारे पंखे हमारे नहीं है। अरे करेक्ट ना बात? तो आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आपकी वो ब्रांडिंग हेल्प करती है एडवर्टीजमेंट में और डिस्प्ले प्रोग्राम्स में। तीसरा डिफरेंशियल, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अलग है, दूसरों से डिफरेंट है, तो आप प्राइजेस भी क्या कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइजेस हायर होती हैं कंपेयर टू उसी का सेम प्रोडक्ट जिसकी लेकिन कोई ब्रांड ना हो। चलेगा? लास्ट क्या लिखा है, ईज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर ऑलरेडी आपकी मार्केट में बहुत अच्छी ब्रांड है तो आप नया प्रोडक्ट उसी ब्रांड के अंदर बहुत इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोग इजीली उस पर ट्रस्ट भी करेंगे। चलेगा ना? टाटा का तनिष्क चलेगा ना? तो इस तरीके से कस्टमर को क्या क्या फायदे हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकता है इजीली कि मुझे इस ब्रांड का ही प्रोडक्ट चाहिए, आइडेंटिफाई। दूसरा इंश्योर्स क्वालिटी, ब्रांड का इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं वो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस सिंबल, हम ऐसे कॉलर खड़ी करके बोल सकते हैं ना भाई साहब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट ही यूज करते, तो कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल है। चलेगा? अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहला शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर, ये सारी फीचर्स होने चाहिए। अगला क्या लिखा है, सजेस्टेड दी प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटी। आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेनिफिट को बताए, फेयर एंड लवली। तो ब्रांड नेम ही सब कुछ बता रहा है। चलेगा? शुड बी डिस्टिंक्टिव, अलग होना चाहिए। शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग, आपकी पैकेजिंग कितनी है, कैसी है, और आपकी लेवलिंग किस साइज की है, आपकी ब्रांडिंग भी उस हिसाब से होनी चाहिए। पता चले ब्रांड नेम इतना बड़ा हो गया कि अब वो पैकेजिंग पे आ ही नहीं रहा या लेवल पे वो बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे होना चाहिए कि वो अडेप्टेबल हो। सफिशिएंटली वर्सटाइल, बेटा आप ब्रांड नेम ऐसा रखो, इतना वर्सटाइल रखो कि कल को जब नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो तो वो उसमें इंक्लूड हो जाए। जैसे हमने रखा स्टडी आइलैंड क्लासेस, तो इसमें हम कॉमर्स चला रहे, कल को साइंस का मन होगा तो इसी के अंदर हम चला सकते हैं, लेकिन कल को इसमें ऐसा कुछ लिख देते स्टडी आइलैंड कॉमर्स क्लासेस, तो कल को साइंस इसमें ऐड करने में इशू बन जाता। तो इतना वर्सटाइल रखो कि कल को जब कोई नया प्रोडक्ट आपको एड ऑन करना हो तो वो इजीली एड ऑन हो पाए। चले, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। सर ब्रांड नेम आप ऐसा रखोगे, ब्रांडिंग ऐसी करोगे जो लॉ की नजरों में करेक्ट हो, उसको आप लीगली प्रोटेक्ट कर सकें, लीगली रजिस्टर्ड कर सकें। चलेगा साहब? ये था ब्रांडिंग। सर पैकेजिंग, सबसे पहले तो लेवल ऑफ पैकेजिंग कितनी होती है, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड, ठीक है साहब। फायदे क्या क्या हैं? सर रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, सेल्फ सर्विस आउटलेट, ये तो सर कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि पैकेजिंग अच्छी पॉसिबल हुई, अदरवाइज तो सेल्फ सर्विस आउटलेट पॉसिबल हो ही नहीं सकते थे। इनोवेशनल, सर बहुत है पैकेजिंग में, तो जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी इनोवेशन ला सकते हो उतना लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय पैकेजिंग। आजकल देखो आप रैपर के जो कलर आते हैं वो एक थीम टाइप की हो गई है, जैसे आप चॉकलेट्स देखोगे, डेयरी मिल्क की देखो, तो उन्होंने अलग ही एक कलर अपना चूज कर रखा कि जैसे हम वो कलर देखते हैं हमें लगता है ये वो चॉकलेट है। 5 स्टार करेक्ट, उनका भी देखो एक अलग कलर है, तो येलो कलर उन्होंने ले रखा है, डार्क येलो, वैसा है। चलें, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है? सर पैकेजिंग आपके लिए क्या क्या काम करके देगी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला क्या लिखा है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, तीसरा फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ, आज देखो ऐसे ऐसे पैकेटों में चीज आने लगी कि आप बहुत उसको इजीली यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट प्रमोशन बिल्कुल करती है सर। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो पैकेजिंग आपके लिए करके देगी। अगला क्या लिखा है मालिक, लेबलिंग। सर लेबल होते क्या हैं, आप पढ़ें एक बार। लेबलिंग में लिखा है यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दी, सर प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा उस चीज को हम बोलते हैं लेबल, और उस प्रोसेस को बोलते हैं लेबलिंग। सर आपको पता है कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसी है विच इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, वो आपको कंपलसरी देनी, टोबैको कंजम्पशन इज इंजूरियस टू, ये तो कंपलसरी है, लॉ ने बोला देना ही है। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो आपको भी देना चाहते हो, आप भी देना चाहते, लाइक इंग्रेडिएंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, और उसका वेट क्या है, वेज है कि नॉन वेज है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, फिर भी आपको तो देनी ही पड़ती है, आप देते ही हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जहां कंटेन होती है उसको बोलते हैं लेबल, और उस प्रोसेस को बोलते हैं साहब लेबलिंग। चलेगा साहब?
चलो क्या क्या है सर, क्या क्या काम करके देगी, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है लेबलिंग? सर डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स। सबसे पहले तो लेबलिंग ये बताएगी कि प्रोडक्ट है क्या और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कंटेंट क्या क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और आप लेबलिंग के थ्रू क्या कर सकते हो कि उस पर ब्रांड नेम भी छपा होता है, तो आप इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सी ब्रांड का है वो भी पता लगा सकते हो। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सर आप लेबलिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, हेल्प इन प्रमोशन, चलेगा साहब। अगला क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग इन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसा मैंने बोला कि सर लेबलिंग ही तो वो चीज है जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, वो कहां पर होगी, लेबलिंग के अंदर। चलेगा। अगला सर प्राइसिंग, तो प्राइस का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो एक कस्टमर को पे करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, वो होती है प्राइस। लेकिन प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सर कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है जब हम डिटरमाइन करते हैं सर किसको, प्राइसिंग को। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग। सबसे पहला क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। सर जब भी मैं आपसे बोलूं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखोगे, तो सबसे पहले आपके मन में आता है कि सर एटलीस्ट हम उतनी प्राइस तो रखेंगे जितनी उसकी कॉस्ट है, उससे कम तो प्राइस रखने का कोई मतलब। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया सर, उसकी कॉस्ट। अगर कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी, और आपने खर्चा ही ज्यादा कर दिया है तो फिर ऑब्वियसली बात है इट विल लीड टू हायर प्राइसेस। चलेगा साहब। तो एक तो होता है प्रोडक्ट की खुद की कॉस्ट, दूसरा यूटिलिटी एंड डिमांड। आपका प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन कितना देता है, उसमें यूटिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से भी आप प्राइसिंग रखते हो। अगर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है तो प्राइसेस भी अच्छी चार्ज कर सकते हो। अच्छा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड पर भी, सर अगर हायर डिमांड होगी तो प्राइसेस, अगर हायर डिमांड होगी तो प्राइसेस ज्यादा होंगी ना, और पता चले आपकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो फिर जितनी मिनिमम पॉसिबल हो सकती है वो प्राइसिंग आप अपने प्रोडक्ट की रखने वाले हो। चले, एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में मालिक कंपटीशन है, अगर मार्केट में कंपटीशन है तो फिर प्राइसेस क्या रखोगे, कॉम्पिटेंट, जो मार्केट में सरवाइव कर सकें। और आप मोनोपोली जैसा कुछ बन रहा है माहौल, तो फिर तो हाई प्राइस रख लो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, बेटा हमेशा ध्यान रखना है, प्राइसिंग को लेकर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो जब भी आप प्राइसिंग रखोगे वो आपको रूल्स भी फॉलो करने हैं। चलेगा मालिक। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, सर प्राइसिंग रखकर आप क्या अचीव करना चाहते हो। कभी कभी होता है ना कि सर हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए तो आप प्राइसिंग हाई कर लो। आप चाहते हो सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिले या नहीं मिले, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना चाहिए, तो आप इनिशियल में प्राइसेस क्या रखते हो, कम। चलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा साहब। अगला क्या लिखा है, मार्केटिंग मेथड यूज। ऑब्वियसली बात है, आप मार्केटिंग मेथड कौन सी यूज करते हो उससे भी आपकी प्राइसिंग अफेक्ट होती है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा चैनल यूज किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उससे खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बहुत सारी ब्रांड ऐसी है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रमोशन के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती, तो उनकी खर्चे भी वहां के क्या होते होंगे, कम, उससे प्राइसिंग भी क्या होती होगी। बहुत सारी ब्रांड ऐसी हैं जो टोटली डिपेंडेंट ही हैं प्रमोशन के ऊपर, तो उनके खर्चे भी ज्यादा, तो उनकी प्राइसिंग भी उस हिसाब से अफेक्टेड होती होगी। अगला आ जाता है सर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्लेस। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की और उससे रिलेटेड सारी बातों की। उसके बाद हम किस पर गए, प्राइस पर। अब किस पर आ गए सर, प्लेस पर। सर इट कंसर्न विद मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस। सर कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पर्पस है कि जो गुड्स और सर्विसेज है वो सही समय पर सही जगह अवेलेबल रहे। चलो सर, इसमें हम दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट डिसीजन, सर पहला तो रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू, तो सर प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रोडक्ट किस तरीके से फिजिकल मूव करे, पहला तो ये। और दूसरा, हम कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने वाले हैं। ये दो डिसीजन आते हैं किसके अंदर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस के अंदर। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं बेसिकली, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे लिए क्या क्या काम, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला लिखा है सर सॉर्टिंग, और अगेन बेटा ये आप पढ़कर जाइएगा, समझ कर जाइएगा।
एग्जाम के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। सर सॉर्टिंग में होता क्या है? मिडिलमैन प्रिक्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज which is often not of same quality, nature and size. She then sort the unit into homogeneous group on the basis of size और सर कर क्या रहा है आप समझो। मिडिलमैन क्या करेगा? डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट कैटेगरी का, डिफरेंट क्वालिटी का, डिफरेंट साइज का, बहुत सारी जगह से लाएगा, लेकिन फिर उसको क्या करेगा? सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट मतलब उनको सिमिलर ग्रुप के अंदर अरेंज करके आपको प्रेजेंट करेगा, आपको बेचेगा। इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। जैसे आप कभी मॉल वगैरह में गए, मॉल में आपने देखा होगा, एक सेक्शन की भी बात करूं, जैसे सोप। अब बाथिंग सोप तो किसी के में दूध है, किसी के में नीम है, किसी के में दोनों है, किसी के में मिंट है। अभी तो क्योंकि ठंडी आ रही है तो आइसिंग कूल इफेक्ट भी है। तो आप समझो मिडिलमैन ने क्या किया? डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट क्वालिटी का, डिफरेंट साइज का ये सोप लाया, लेकिन आप जब जाते हो तो एक साथ एक जैसे जमे हुए पाते हो कि अलग अलग ऐसे बिखरे पड़े हैं? सर आप देखना, एक कैटेगरी का, एक क्वालिटी का एक साथ होगा, मिंट वाला, फिर दूध वाला अलग, डब में मुझे लगता है दूध ही है पूरा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। चलो साहब, ये अगला फंक्शन है, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा बेटा पॉसिबल है नहीं। चले बेटा, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या करता है? इन्वॉल्व एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स इनटू लार्जर होमोजेनियस स्टॉक। सर आप सोचकर देखो, आपने तो एक सोप खरीदना है ना, आपने तो एक ही सोप चाहिए या दो चाहिए या पांच चाहिए, लेकिन वो लार्ज क्वांटिटी में लेकर आए हैं, वो लार्ज क्वांटिटी में लेकर, तो लार्ज क्वांटिटी में लाने को ही बोलते हैं एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। उसी फंक्शन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अलोकेशन क्या बोलते हैं? लार्ज को छोटे छोटे यूनिट्स में क्या करना? डिवाइड करना। जैसे होलसेलर ऑलवेज किसको बेचेगा? रिटेलर को। होलसेलर लाया बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन रिटेलर को दे रहा है छोटी छोटी क्वांटिटी में। चलें, असॉर्टिंग। असॉर्टिंग में क्या करेंगे सर? डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट। आप मॉल वगैरह में गए हो, वो आपको एक थैली पकड़ा देते जिसमें एक चिप्स है, एक बिस्किट है, ये है, देखा है कभी आपने? वो क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बना देते हैं 4-6 प्रोडक्ट का, और उसकी एक सिंगल प्राइस चार्ज कर देते हैं आपको। कभी गए हो मोरमेगा वगैरह में? गए हो? मुझे लगता है गए नहीं हो। कोई गए हो? तो अगर नहीं गए हो तो आज जाना और लेके आना। हाँ चलो, क्या लिखा है सर? चले, प्रोडक्ट प्रमोशन भी एक लिखा हुआ है, नेगोशिएशन भी लिखा हुआ है, रिस्क टेकिंग का भी काम इनका ही है। अच्छा, टाइप ऑफ चैनल की बात करेंगे तो डायरेक्ट चैनल जिसको जीरो लेवल भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट चैनल जिसको जीरो चैनल तो बिल्कुल नहीं बोलते। सर जिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हो? इंटरमीडियरी को यूज करो, वो होता है इनडायरेक्ट चैनल। और जिसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ही कस्टमर तक आपका सामान पहुंचा दे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल। आप चाहो, मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में बढ़िया बता रखा है, ये मैन्युफैक्चरर भाई साहब है, वो कंज्यूमर है। देखो बीच में कोई मिडिलमैन है क्या? तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल। अब जैसे जैसे मिडिलमैन ऐड होते जाएंगे तो वो कहलाएगा 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल एंड सो ऑन। जिसमें एक अभी आया तो 1 लेवल है, देखो इसमें 2 आए तो 2 लेवल है, फिर इसमें 3 आए तो इसको बोलते हैं 3 लेवल। एंड दीज ऑल आर द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट चैनल। अब इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कब हमें डायरेक्ट चैनल यूज करना चाहिए और कब हमें, यही तो इंपॉर्टेंट है कि सर कब डायरेक्ट चैनल पर जाना और कब इनडायरेक्ट पर। तो बेटा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना पड़ता है। सर पहला क्या है उसमें? प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। आइए साहब पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर प्रोडक्ट रिलेटेड में आप समझो इतने सारी चीजें लिखे हैं। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो आपको ऑलवेज जाना है इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू। अगर पेरिशिएबल प्रोडक्ट है जिसकी लाइफ बहुत कम है तो शॉर्ट चैनल, मतलब डायरेक्ट भी बोल सकते हो या 1 लेवल तक भी मैक्सिमम जा सकते हो। नॉन पेरिशिएबल है तो इनडायरेक्ट पर ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज लो, सस्ता प्रोडक्ट है पर यूनिट वैल्यू बहुत कम है तो बेटा ऑलवेज इनडायरेक्ट चैनल पर जाओ। लेकिन अगर हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट या अप टू 1 लेवल भी आप जा सकते हो। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है ऑलवेज डायरेक्ट यूज करो, और अगर नॉन कॉम्प्लेक्स है तो इनडायरेक्ट। सर पता है एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, वो बताएंगे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, बताओ कौन सा चैनल यूज करें। तो आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए उनको गाइड करना पड़ेगा। ये सारे किससे रिलेटेड हैं? प्रोडक्ट रिलेटेड। अब आ जाते हैं कंपनी रिलेटेड। अगर कंपनी के पास फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, प्लेंटी ऑफ फंड है, तो डायरेक्ट चैनल यूज कर लो।
क्योंकि डायरेक्ट चैनल ऑलवेज इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन सर फंड नहीं है, तो मालिक इनडायरेक्ट चैनल पर ही जाना है। ग्रेटर कंट्रोल, आप ये चाहते हो कि जब तक प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंचे कंट्रोल मेरा रहे, तो फिर डायरेक्ट चैनल यूज करो। और कंट्रोल को लेकर कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप इनडायरेक्ट चैनल यूज कर सकते हो। ठीक है साहब। बाकी कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स होते हैं, मार्केट फैक्टर्स होते हैं, ये सारे भी आपको ध्यान रखने हैं। चलें, कंपोनेंट को तो ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। चलें, अगला आ जाता है बेटा प्रमोशन। जो 4 P's हैं उसका जो लास्ट P होता है उसको बोलते हैं हम प्रमोशन। आइए साहब, प्रमोशन का क्या मतलब होता है? प्रमोशन रिफर्स टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन विथ द ट्विन ऑब्जेक्टिव। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रमोशन के? पहला, इन्फॉर्मिंग द पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कर रहे हो? अपने पोटेंशियल कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो, वो एक पर्पस है किसका? प्रमोशन का। दूसरा, परsuading them to buy it। तो एक तो होता है इंफॉर्मेशन देना, और दूसरा होता है सर उनको परsuade करना, उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना कि वो आए और आपका प्रोडक्ट परचेज करें। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? प्रमोशन के। अब सर इन 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप सेट ऑफ टूल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज करोगे उसको बोलेंगे प्रमोशन मिक्स। क्या बोला मैंने? सर इन 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो टूल्स, जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो उसको बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। बहुत बढ़िया। और उसमें कौन कौन से टूल आएंगे? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड। तो मतलब सर प्रमोशन मिक्स इक्वल्स टू एडवर्टीजमेंट प्लस पर्सनल सेलिंग प्लस सेल्स प्रमोशन प्लस पब्लिसिटी। इनका कॉम्बिनेशन ही कहलाता है प्रमोशन मिक्स। चलेगा? चलेगा। आइए साहब एक एक के बारे में जल्दी से थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर सबसे पहला क्या आता है? एडवर्टाइजिंग। नहीं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है बेटा, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी मैं प्रमोशन मिक्स बोलूंगा तो प्रमोशन मिक्स रिफर्स टू द सेट ऑफ टूल्स या प्रमोशनल टूल्स, ऐसा। चलिए साहब, आइए पहला होता है बेटा एडवर्टीजमेंट, जो सबसे कॉमनली यूज्ड किया जाता है। इट इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आपने मैगजीन में, आपने किसी क्या बोल सकते हैं, टीवी पर, टेलीविजन पर, किसी न्यूज़पेपर में आपने क्या कर दिया है? सर सिंपल सा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने डाल दी है, और अब कस्टमर्स को पढ़े ना पढ़े, सुने ना सुने, तो इसलिए उसको बोलते हैं इम्पर्सनल फॉर्म। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो, यहाँ पर कर सकते हो। फीचर्स कैसे हैं बेटा? पेड फॉर्म होता है, पहले तो आपको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा इम्पर्सनल होता है एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं। चलो फायदा क्या क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है? मास रीच। आप एक ही बार में बहुत ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हो। दूसरा, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली बात है, एज अ कस्टमर अपन भी यही सोचते हैं कि अगर किसी का एडवर्टीजमेंट टीवी पर आए, रेडियो पर आए या न्यूज़पेपर में आए तो हमें लगता है नहीं यार बड़ी ब्रांड होगी, और कहीं ना कहीं एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर हम सोचते हैं कि नहीं, इसको परचेज किया जा सकता है। दूसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? एक्सप्रेसिवनेस, क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन के तरीके इतने अच्छे आ गए हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। इकोनॉमी बेटा, पर यूनिट कॉस्ट, एक कस्टमर तक पहुंचने की कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ती है, तो इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन क्या क्या है? लेस फोर्सफुल, क्योंकि बेटा इम्पर्सनल है, कल को जैसे एडवर्टीजमेंट आता है मैं टीवी का चैनल ही चेंज कर देता हूं, तो इट इज लेस फोर्सफुल। सेकंड क्या लिखा? लैक ऑफ। अच्छा, कल को एज अ कस्टमर जैसे ही मैंने वो एडवर्टीजमेंट देखा, मेरे अंदर मान लो कोई क्वेश्चन आया, लेकिन पूछूंगा किससे? मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना था, लेकिन बोलूं किससे? सो फीडबैक की कमी होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, बेटा एक बार मैंने जो मैसेज बना दिया वो बन गया, अब वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए वो होता है इनफ्लेक्सिबल। लो इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस तो ऑब्वियसली बात है लो है, क्योंकि जितने घरों तक पहुंच रहा है या जितने लोगों तक पहुंच रहा है वो जरूरी नहीं कि वो उसको कंज्यूम भी करते हो। चलेगा ना? सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत इसके अंदर है। ऑब्जेक्शंस तो है नहीं सिलेबस में। चलें, दूसरा होता है बेटा पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके जो बनाया गया वो हुआ पर्सनल सेलिंग। इसमें हम क्या करने वाले हैं सर? हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा
जो डोर टू डोर जाकर आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगा कस्टमर को और उनको पर्सुएड करेगा कि वो आए और हमारा प्रोडक्ट खरीदें। चलो सर, इट इज अ पर्सनल फॉर्म, क्योंकि आप पर्सनली कस्टमर से मिलकर जा रहे हो। सर पर्सनल होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी होगा। चलो फायदे क्या क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने मैसेज को चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मूड नीड ऑफ द कस्टमर, चलेगा ना। दूसरा क्या लिखा है? डायरेक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आप सामने ही खड़े हो सर, आपका कस्टमर क्या करेगा? आपको डायरेक्टली फीडबैक दे सकता है। मिनिमम वेस्टेज, अगर आपको ये लगता है कि सर ऐसा एरिया है जहां पर आपके प्रोडक्ट के कोई कंज्यूमर है ही नहीं, तो वहां पर आपको जाने की जरूरत ही, तो आपके रिसोर्सेज और टाइम आप बचा सकते हो, तो वेस्टेज कहीं ना कहीं बहुत मिनिमम होते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट लिखा है बेटा सेल्स प्रमोशन, टूल नंबर 3। सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या आता है? रिफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स which are designed to encourage the buyer to make immediate purchase of the product। बेटा देखो, जो सेल्स प्रमोशन बनाए गए ना, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स बनाए गए, कहीं ना कहीं हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। और सेल्स प्रमोशन ऑलवेज बेटा जो अदर प्रमोशनल टूल होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे दरवाजे पर एक रिप्रेजेंटेटिव आया किसी भी कंपनी का, उसने बोला हमारा ये प्रोडक्ट है, अगर आप अभी खरीदते हो तो हम आपको 50% का डिस्काउंट देंगे। तो पर्सनल सेलिंग को सपोर्ट कर रहा है कौन? सेल्स प्रमोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पक्का, ये होता है सर सेल्स प्रमोशन। चलो साहब आगे आ जाते हैं। चलो फायदे क्या क्या हैं? अटेंशन वैल्यू, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है तो सेल्स प्रमोशन, मतलब कुछ इंसेंटिव्स तो देने पड़ेंगे। सिनर्जी इन टोटल प्रमोशन, मैंने बोला ना ये अदर प्रमोशनल टूल को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिनर्जी आ जाती है आपके प्रमोशन एफर्ट में। लिमिटेशन भी लिखे हैं बेटा, रिफ्लेक्ट क्राइसिस, अगर आप ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये शो होता है कि आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी एक हो सकता है आपके लिए कि वो क्राइसिस शो करता है। स्पॉयल प्रोडक्ट इमेज, अच्छा बहुत सारी कंपनी ऐसी कभी आपने डिस्काउंट लिया भी नहीं होगा और वो देते भी नहीं है, तो उसकी एक इमेज है, और कल को वो डिस्काउंट देते तो तुम्हारे माइंड में एज अ कस्टमर ऐसा लगता नहीं यार कुछ तो दिक्कत चल रही है। वो प्रोडक्ट की इमेज को क्या कर देते हैं? स्पॉयल भी कर सकता है। पब्लिसिटी मालिक, इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। सोचो, मैं आपको इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा समझो, सर जो शादियां होती हैं ना वो दो तरीके से हो सकती हैं। एक, तुमने एज अ बॉय रीच किया लड़की के यहां, चलेगा ना, तो इसको आप बोल सकते हो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग। आप समझना मेरी बात। जैसे भाई साहब मैंने किसी मीडिएटर को भेजा कि उनसे बोलना कि उनकी जो लड़की है उनको शादी करनी हो तो भैया हमारा लड़का है, ये पर्सनल सेलिंग है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ना माउथ पब्लिसिटी, आपका नाम इतना होगा ना कि सामने वाला नाम सुनकर आपको डायरेक्ट फोन लगा दिया, यार भाई साहब शादी करनी है क्या आपको, इट इज नॉन एज पब्लिसिटी। इसमें कोई एफर्ट नहीं लगते हैं आपके, इसमें कोई पैसा, इट इज नॉन एज पब्लिसिटी। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल। आजकल जो अच्छी ब्रांड हैं वो सर माउथ पब्लिसिटी पर ही ज्यादा चल रही हैं, चलेगा। सो इसको आपको एक बार रीड करके जाना है बेटा। कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर सेलिंग और मार्केटिंग में लिख रखे हैं, आप एक बार देख सकते हैं। चलें साहब, इति श्री देवा खंडे, आज के टारगेट का प्रथम अध्याय होता है समाप्त, जिसका नाम था मार्केटिंग मैनेजमेंट। मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद और लेंगे आज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।